गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सब ठीक है ना आपके यहाँ? मेरे इधर हाँ सब ठीक है। ओके। काफी दिनों से बात नहीं हुई थी। कल बात हुई तो मैं रास्ते में था और ओके। वो आज उनने 5 बार कॉल किया क्योंकि पता ही नहीं था मेरा टाइम दरअसल की आने का। ओके। मेरी ममता और विशाल से बात भी हुई थी। अच्छा, ममता जय सर। और विशाल, ठीक है। जी सर। ओके। सर विशाल ही है वो जो वहाँ रहते हैं। कहाँ? विशाल मेरी कहाँ तो बात रहते हो? नहीं हुई। मैं तो यूपी से हूँ। नहीं नहीं, ये विशाल नहीं है, फिर वो दूसरा विशाल था। अच्छा, उसका नाम भी आई थिंक विशाल है। चलो इनसे भी बात कर ही लेना आप। ओके सर। इनका भी वही मैटर है क्या? सेम। प्रभा तुम कहाँ थी आज? प्रभाई कहाँ भी? प्रतिभा। मैं प्रभा प्रतिभा में फर्क हो जाता। वो डॉक्टर की गई है आई थिंक। प्रभा डॉक्टर के यहाँ गई है? जी सर। बात हुई थी? वो बीमार है। बात हुई थी? जी सर, मैंने उसे बोला अब मैं नाराज हूँ तुझसे तो फोन नहीं उठाया मेरा। फिर तो सर वो घर पे ना फोन छोड़ गई थी, भूल गई थी, मतलब उसका फोन घर ही रह गया था। तो शुरू करें। जी सर। तो उससे पहले भी कल के क्वेश्चन तो बनते हैं। मैं आपको लिंक आज शेयर कर दूंगा, वो शायद शेयर भी कर दी होगी मैंने, ऐसा तो है। ओके। अभी पिंक वो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर करी थी, और आज वाली क्लास और कल वाली क्लास में, क्योंकि दरअसल जो है आज की क्लास को आप वहां लेके चले गए कि कल और आज की क्लास में मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया, सेम थे। ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं 4 आर्टिकल तुरंत पूछूंगा, लेकिन उसमें डिटेल डिस्कशन हो गया। तो कल और आज की पॉलिटी वाली क्लास सेम थी। सर लेकिन लिंक नहीं आया, सिर्फ नोट्स आए हैं दोनों ग्रुप में। ग्रुप में लिंक नहीं आया? नहीं सर। चलो मैं देखूंगा कि अगर लिंक नहीं आया, हो सकता है अपलोड किया हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया है ना राम आईएस? तो उसमें जो है ना, जो राम आईएस यूट्यूब चैनल है तो उस पे होगा। चलो, तो पहले तो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, क्योंकि ये समझना है। तो राज थे ना कल आप? राज, चलो राज नहीं, हम आ जा रहे। सरिता, चलो सरिता आप मुझे बताओ कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को बस 1-1 मिनट में बताना है, डिफिनीशन बस बता दो। सरिता, चलो सरिता नहीं बता रही हैं, बता दिया करो। विशाल, वाकई में तुम लगते हो यार 16 साल के, अभी तुम्हारी तो दाढ़ी तक नहीं आई है। नहीं, इनके साथ भी। चलो, जो है अभी आपको वो कॉल करेंगी हेमा, तो आप सुन लेना, जो है उन्हें बता देना अपना दुखड़ा, ठीक है। चलो तो पिंक आप ही बता दो फिर। हाँ सर, सरकार की वह प्राप्तियां जिसमें सरकार के ऊपर कोई देता ना हो, और न सरकार की किसी प्रकार की पूंजीगत नहीं किसी प्रकार की संपत्ति की कमी उत्पन्न हो, वो सर राजस्व प्राप्तियां होती है। जैसे इनकम, नहीं, ये डायरेक्ट हो टैक्स, गया, आप इनडायरेक्ट पूंजीगत टैक्स। प्राप्ति बताइए आप। ठीक है सर। पूंजीगत प्राप्तियां सर की वे प्राप्तियां होती है जो सरकार को सर किसी प्रकार की देय को जन्म देती है और संपत्ति में भी कमी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। स्नेहा, ये सही क्या नहीं है, या कुछ सुधार करोगे आप? सही है। चलो राज, सरिता, सब लोग इनसे, ममता सही क्या नहीं है ये? सर मैंने कल की क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं करी थी। मैंने आपको क्लास कहा भी था कि क्लास रिकॉर्डेड क्लास भेज देना। अच्छा, सब लोग राम आईएएस को क्या कर लो कि सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो जब आप सब लोग, मैंने ऑलरेडी कर रखा है।
हाँ, तो जो है ना वहां पर क्लास अपलोड हो जाती है, तो एक बार देख लिया करो। ठीक, क्या है कि एक एक बच्चों को भेज पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सर ग्रुप में डाल दिया करो ना। हाँ हाँ, ग्रुप में मैं कोशिश करता हूँ कि डाल दूं। चलो, तो चलो कोई बात नहीं है, कल आपने क्लास नहीं करी थी, आगे बढ़ते हैं हम। आज हमें राजस्व व्यय पढ़ना है। राजस्व व्यय, एक मिनट, इसको जो है हम लाइव भी कर दें। चलो यहीं पर लाइव कर देते हैं। चलो, राजस्व व्यय। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल एक चैप्टर पढ़ाया था, फिस्कल सिस्टम, और मैंने बताया था कि फिस्कल सिस्टम राजकोषीय जो नीतियां हैं या फिस्कल जो राजकोषीय व्यवस्था है, ये सरकार के आय और व्यय से संबंधित है। इसके अंतर्गत कि सरकार को कितना पैसा मिला और सरकार को कितना पैसा जो है खर्च हुआ। तो सरकार की आय, ये सरकार की आय का मतलब सरकार की प्राप्तियां, सरकार की प्राप्तियां। और याद होगा कि हम सरकार की प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या पढ़े थे, कि एक राजस्व प्राप्ति, दो प्रकार की प्राप्तियां थी, तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति, इसी तरह सरकार की ये प्राप्तियां हैं जो, इसी तरह सरकार के खर्चे भी हैं। सरकार के खर्चे, सरकार के व्यय। तो सरकार के व्यय में एक तो हो गया राजस्व व्यय और दूसरा हो गया पूंजीगत व्यय। पूंजीगत पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो चलो राजस्व प्राप्ति थोड़ा सा देखो कि राजस्व प्राप्ति क्या है। देखो देखो भाई, मैंने सरकार को वो पैसा जो सरकार की देयता को जन्म ना दे और संपत्ति को कम ना करे, देयता को जन्म ना दे, जन्म ना दे, देयता ना बढ़ाए, और जो एसेट्स है कम ना करे, तो वो सारा पैसा राजस्व प्राप्ति कहलाएगा। पूंजीगत प्राप्ति में मैं कल बताया था कि जो देयता को जन्म दे, वो पैसा जो सरकार को मिले जो देयता को जन्म दे, और एसेट्स को भी क्या करे, बढ़ाए। अर्थात कि जो टैक्स से लिया गया है, सॉरी टैक्स से कह रहा हूं, जो उधार लिया गया है ऋण के तौर पे, ठीक है, तो ये देयता को जन्म देगा, और एसेट को या कोई परिसंपत्ति बेच करके बनाया गया है, तो ये पूंजी प्राप्ति है। क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। पिंक, आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं रहा। इसमें से पूंजीगत प्राप्ति में क्या है, मैंने क्या बताया कि जो देयता को जन्म दे, मतलब कि हमने कहीं से ऋण लिया और एसेट्स को बेचकर बनाया गया हो, कि हमने कोई क्या है अपनी कंपनी बेच दी, अपनी लैंड बेच दी, अपना जो है दुकान बेच दिया। तो सरकार अगर ऐसा कुछ करती है, जो पैसा मिलता है वो पूंजीगत प्राप्ति है। तो सरकार की ये प्राप्तियां है। ठीक है, मैंने कल बताया था कि सरकार की प्राप्तियों को दो प्रकारों में, एक जो है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो ये तो कल हमारा डिटेल में हो गया था। अब चलो सरकार के खर्चे, जो सरकार के व्यय हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, नंबर 1 राजस्व व्यय। राजस्व व्यय, सरकार के खर्चों में क्या है? राजस्व व्यय। ध्यान से सुनिएगा, राजस्व व्यय सरकार का वैसा खर्चा है, सरकार का वैसा व्यय है जिनसे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। दोबारा सुनना, राजस्व व्यय
राजस्व व्यय सरकार का वैसा व्यय है, सरकार का वैसा व्यय है जिससे, सरकार का वैसा व्यय है जिससे किसी भी संपत्ति का, किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, नहीं होता। मतलब कि ये पैसा मुख्यतः कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए खर्च किया जाता है, उपभोग के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समझो कि आप कर रहे हो, चलो तैयारी तो छोड़ो, सर आप जो है पापा से मांगे पैसे 100 रुपए, और पैसे मांगे 100 रुपए, तो पापा ने आपको 100 रुपए दिए, तो आपने उस 100 रुपए की क्या कर ली, दारू गांजा कर लिया, खाना पीना भी खा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपने उपभोग कर लिया। तो बताओ, इससे किसी प्रकार की संपत्ति को तो जन्म नहीं हुआ कि गांजा खरीद के, ऐसा तो है नहीं कि कोई संपत्ति बना ली, आपने उसका उपभोग कर लिया। तो यहां पर क्या है कि सरकार का वैसा खर्चा, अब ये आपका व्यय ही तो था, खर्चा ही तो था, तो सरकार का वैसा खर्चा जो उपभोग के लिए सरकार करती है, इससे कोई संपत्ति नहीं खरीद रही है, अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उपभोग के, कंजम्पशन के उद्देश्य से हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कि भाई राज्यों को दिया गया अनुदान, राज्यों को दिया गया अनुदान, केंद्र क्या करता है, फाइनेंस कमीशन, आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो फाइनेंस कमीशन जो है ये डिसाइड करेगा, वित्त आयोग, कि केंद्र को कितना पैसा राज्यों के साथ वितरित करना है। तो भाई जो राज्यों को पैसा जा रहा है, ये राज्य उसका उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र के लिए उपभोग है, केंद्र के लिए वो पैसा उपभोग है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि राज्य उस पैसे का उपयोग जरा उपभोग के तौर पे भी करते हैं और कुछ परिसंपत्ति भी खरीद लेते हैं, लेकिन ये केंद्र के लिए अभी कंजम्पशन है, उपभोग है, इससे केंद्र की कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। तो मान लो कि जो राज्यों को केंद्र ने अनुदान दिया या लिए गए सरकारी ऋण पर ब्याज का भुगतान, आपने जो है लिए गए जो सरकारी ऋण है उस पर जो है ब्याज का भुगतान, तो आप खुद ही सोचो ना, जो ब्याज का भुगतान कर रहे हो, इससे किसी प्रकार की संपत्ति का थोड़ी ना निर्माण हो रहा है। आपने पैसा लिया, जो लिया गया सरकारी ऋण है, उस पर जो ब्याज का भुगतान हो रहा है, तो ये क्या है, आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, रक्षा व्यय। अब रक्षा आप जो है मेंटेनेंस, जो डिफेंस में पैसा खर्चा कर रहे हो, इससे किसी प्रकार की संपत्ति थोड़ी ना उत्पन्न हो रही। कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स, आप जैसे कि मनरेगा है या कोई और जो है वेलफेयर स्कीम्स है, तो उसके अंतर्गत जो आप पैसा दे रहे हो, सरकार जो पैसा दे रही है, वो तो उपभोग के लिए ही तो यूज होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी प्रकार की संपत्ति को जन्म देता है, उपभोग के लिए होता है, सरकार का खर्चा ही है। सरकार के द्वारा प्रदान किया गया परिधान, सब्सिडी, सरकार ने सब्सिडी दे दी उपभोग के तौर पे, इससे किसी प्रकार की संपत्ति का तो जन्म नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, इससे भी क्या हुआ कि सरकार के लिए आप ये कह सकते हो कि भाई ये सरकार का क्या है, कंजम्पशन है, सरकार का उपभोग है, सरकार का उपभोग ही है ना, ठीक है, इससे किसी प्रकार की सरकार की संपत्ति तो नहीं बनी ना। तो ये क्या होगा कि ये राजस्व व्यय होगा, ये क्या कहलाएगा, राजस्व व्यय कहलाएगा। साथ में कानून व्यवस्था और लोक प्रशासन में जो पैसा खर्चा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पैसा लग रहा है, साथ में जो निर्मित संपत्तियों के रख रखाव, ध्यान से, जो संपत्ति है अपने पास उसके लिए मेंटेनेंस चार्ज, प्लीज फोकस दिस पॉइंट, ये पूछा जा सकता है। आप जब मेंटेनेंस चार्ज लगा रहे हो, किसी प्रकार की संपत्ति का जो है उत्पन्न नहीं हो रही, क्रिएशन नहीं हो रहा, और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु, जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु जो है, जो पैसा जो मतलब सुरक्षा के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, तो ये उपभोग के लिए। तो यहां सिंपल सा ध्यान रखना कि सरकार का वो खर्चा जिससे किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण ना हो, बल्कि उपभोग के उद्देश्य से खर्च किया जाए, उसको क्या कहते हैं, राजस्व व्यय।
यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी बच्चा। नहीं सर, क्लियर। पक्का? यस सर, हाँ आपने इसमें बताया कि वेतन और कर्मचारियों की पेंशन जो होती है या फिर उनका वेतन, हाँ। लेकिन सर इसके बदले में वो सेवाएं भी तो देती है ना सरकार को, तो इसका आउटपुट तो मिलता है सरकार को। नहीं देखो, ये केंद्र सरकार का क्या हुआ कि ये जो है ना एक्सपेंडिचर हुआ, आउटपुट मिलता है, तो इससे संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, इससे जो है किसी प्रकार की संपत्ति का जो है निर्माण नहीं हुआ। कर्मचारियों का जो वेतन और जो पेंशन है वो राजस्व व्यय, सरकार के लिए व्यय, मतलब जो है ना ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा, ये किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है इससे। अभी जब आपको पूंजीगत व्यय समझाऊंगा तो ये इसमें आप जो है प्रॉपर डिफरेंट जो है वो कर पाओगे। इस तरीके से तो आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि सब्सिडी है, ठीक है, तो सब्सिडी जो दी जा रही है, ठीक है, तो सब्सिडी में जो है कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है उसका अलग अलग प्रयोग करते हैं, या कानून व्यवस्था या जो है लोकल जो लोक प्रशासन में जो पैसा खर्चा हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उससे परिसंपत्ति का रख रखाव या कुछ ऐसा हो रहा है, तो संपत्ति। यहां सिंपल सा मतलब ये है कि सरकार का वो सारा खर्चा जिससे किसी प्रकार की संपत्ति का क्रिएशन नहीं होगा, संपत्ति नहीं, मतलब संपत्ति नहीं निर्माण होगी, उपभोग के लिए किया जाएगा। सरकार के लिए ये उपभोग है। जैसे अभी मैंने बताया था कि ऐसे समझो कि पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया, तो अब दूसरा उदाहरण ले लो, पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया, उस 50 रुपए का आपने क्या कर लिया कि खा पी लिया, और 50 रुपए का आपने क्या कर लिया, संपत्ति का निर्माण कर लिया। पिताजी के लिए तो एक खर्चा ही है, लेकिन आपके लिए जो है आगे मैं बताऊंगा ये जो है क्या हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो है 50 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि 50 तो आपने खा पी लिया, और 50 जो है आपने क्या कर लिया, इस 50 रुपए का जो है जो मतलब आपने कोई संपत्ति बना ली। लेकिन ये पिताजी के लिए तो खर्चा ही है ना, पिताजी हाँ के लिए तो एक्सपेंडिचर ही है ना। हाँ सर, पिताजी के लिए एक्सपेंडिचर होगा वो। ठीक है। ओके। तो अभी वही बोल रहा हूं कि जैसे ही हम पूंजीगत व्यय पढ़ लेंगे और फिर इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हमने राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय में जो है ना मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आप उदाहरण अलग अलग लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन जैसे पूंजीगत व्यय पढ़ लेंगे तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां तक किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं डाउट है, विनीत या फिर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, पक्का कोई डाउट नहीं है? यस सर। चलो अब पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, यह सरकार का वैसा खर्चा है, ये सरकार के वैसे व्यय हैं जो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं, जो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें से कि सरकार का वो खर्चा जिससे कोई ना कोई संपत्ति का निर्माण हो, जैसे कि बुनियादी निर्माण, बुनियादी निर्माण, बुनियादी निर्माण का मतलब क्या हुआ कि सड़क बन गई, ठीक है, बांध बन गया, और क्या है, रेल मार्ग एक्सेट्रा। बताओ सर, देखो यहां पर सिंपल सा कि मैंने एक टैग लाइन बोली है कि यहां पर संपत्ति का निर्माण होगा। संपत्ति का सिंपल सा मतलब है कि आपको उससे प्रॉफिट होगा, रिटर्न मिलेगा। संपत्ति का मतलब क्या है कि आपको उससे रिटर्न मिल रहा है। आपने कहीं किसी पैसा लगाया तो एसेट से आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर उपभोग कर लोगे तो उससे कहां रिटर्न मिलेगा। तो भाई सड़क बना रहे हो या फिर जो है आप बांध बना रहे हो या रेल मार्ग बना रहे हो, तो आप जो है यहां से रेवेन्यू भी तो जनरेट करते हो, टोल टैक्स लगाते हो, ठीक है, बांध बनाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो भी पैसा बिजली बिल लेते हो, रेल मार्ग के माध्यम से रेल में किराया लेते हो। तो आप कोई भी निर्माण कर रहे हो, बुनियादी निर्माण कर रहे हो, ये आपकी परिसंपत्ति है, इससे आपको रिटर्न मिलता है, ये आपने परिसंपत्ति क्रिएट करी, तो ये बुनियादी निर्माण। दूसरा हो गया सामाजिक बुनियादी निर्माण।
सामाजिक बुनियादी निर्माण मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई विद्यालय हो गया, विद्यालय, अस्पताल, विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो विद्यालय बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, विश्वविद्यालय बना रहे हो, तो ये एक प्रकार का जो है बुनियादी निर्माण है, सरकार की परिसंपत्ति क्रिएट हुई। साथ में औद्योगिकरण के लिए जो किया जाने वाला व्यय, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिटर्न मिलेगा ना, तो औद्योगिकरण के लिए जो खर्चा किया जाएगा, औद्योगिकरण के लिए जो पैसा खर्चा किया जाएगा, सरकार के द्वारा किसी अन्य निकाय को दिया जाने वाला ऋण, इससे क्या होगा, आप किसी को पैसा दोगे तो आपकी परिसंपत्ति ही तो बन रही है। तो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किसी को दिया जाने वाला ऋण, तो ये जो है क्या है, पूंजीगत व्यय है। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिसमें से राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कि जिसमें से राजस्व, रेवेन्यू, और पूंजीगत व्यय, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि रक्षा, युद्धपोत, लड़ाकू विमान। अब देखोगे कि डिफेंस वाला जो सेक्टर है, आपने रफाल खरीदा तो एक प्रकार से ये आपकी ये परिसंपत्ति ही तो है, लेकिन अगर मेंटेनेंस आपने रफाल में किया तो आपकी परिसंपत्ति वाला वो जो है किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। आपने रफाल खरीद के लाए, ये पूंजीगत व्यय है, आपने संपत्ति बनाई, लेकिन आपने रफाल के मेंटेनेंस में जो पैसा खर्च किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो उपभोग के तौर पे, वो उपभोग है। तो यहां पर कि जैसे लड़ाकू विमान हो गया या कुछ भी, तो इस खरीदारी में जो होने वाला व्यय है वो पूंजी वाला व्यय है, लेकिन जो इसके मेंटेनेंस में लगेगा वो राजस्व व्यय है। अब केंद्र जो है, केंद्र सरकार बजट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यय में जो धन आवंटित करती है, उसमें वर्तमान में सर्वाधिक जो व्यय होता है वो राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान होता है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो ब्याज का भुगतान दूसरे देशों को जाता है वो होता है। मतलब हमने कर्जे इतना ज्यादा ले लिया है। सबसे पहला, अगर हम मान लो उदाहरण के तौर पे अभी बताऊंगा कि 100 रुपया, जैसे ऐसे समझो कि 100 रुपया क्या हुआ कि जो है 100 रुपया मतलब हमारा जो है टोटल खर्चा है, तो इसमें अगर 50 रुपया क्या चला गया कि राज्यों को चला गया, तो कम से कम 40 रुपया, बस उदाहरण के तौर पे लेना, अभी मैं बताऊंगा कि राज्यों को कितना जाता है कि मतलब ब्याज में कितना जाता है, वो मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। तो दूसरे नंबर पर कि हर साल जो हमने पैसा पिछले मतलब वर्षों में ले लिया है, तो उसका जो ब्याज के तौर पे बहुत सारा पैसा जाता है। ठीक है, यहां तक बताओ अगर कोई डाउट है। पूछिए सर बताओ। हाँ, पूछिए पूछिए। आप पूछ लो, मैं बात हम पूछ लें। नहीं, कुछ और भी पूछ रहा था ना। हेलो सर, ये जो हाँ। औद्योगिकरण के लिए खर्चा किया जाएगा तो इसमें सरकारी कंपनियां ही आएंगी ना सर? हाँ, देखो औद्योगिकरण के लिए ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से इसमें से जो पैसा मतलब रिटर्न के लिए ही ये व्यवस्था की जा रही है ताकि आपको रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो ये आपकी परिसंपत्ति का निर्माण होगा सरकारी कंपनियों पे ही। आप औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि आप ज्यादा ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हो, पैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो अभी सरकार पैसा लगाएगी तो सरकार ही होगा। पीपीपी मॉडल भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है ये भी हो सकता है, आजकल ये बहुत ज्यादा चलन में है। और मेंस के लिए मैं इसका एक क्वेश्चन इससे संबंधित दूंगा, ये वाला चैप्टर हो जाए फिर मैं मेंस का क्वेश्चन इससे संबंधित, और वो एथिक्स से भी मतलब रिलेटेड है कि जो पीपीपी मॉडल में नैतिकता, जो पीपीपी मॉडल में जो है नैतिकता। सर तो अगर ये सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो वो मतलब पूंजीगत प्राप्ति में आएगी क्या?
अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो किसी प्रकार की जो संपत्ति का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है किसी भी कंपनी का, तो बताओ कि उसमें राजस्व में आएगी या पूंजीगत में आएगी? राजस्व में मैंने क्या बताया था, राजस्व प्राप्ति में क्या बताया था कि राजस्व प्राप्ति में क्या है, किसी भी प्रकार की संपत्ति को क्या बोला था, देयता नहीं हो कम नहीं करेगा, और देयता को तो पूंजीगत में आएगा ना सर, ये पूंजीगत प्राप्ति में। बिल्कुल, क्योंकि जो है बेच करके, आप सरकारी कंपनी को बेच करके पैसा बना रहे हो, हाँ अपनी पूंजीगत। परिसंपत्ति आपकी कम हो रही है। हम्म। ठीक है, आप हाँ जी। कोई सरकारी कंपनी बेच रहे हो, उसका निजीकरण कर रहे हो, किसी को बेच रहे हो। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि आपने अपनी संपत्ति को बेच रहे हो प्राइवेट हाथों में। तो हाँ जो सर। पैसा आपको मिलेगा, तो आपकी संपत्ति तो कम हुई, बेशक पैसा मिल रहा है लेकिन संपत्ति कम हुई। तो पूंजीगत प्राप्ति में क्या था कि आपकी मतलब ये वैसी प्राप्ति जो किसी भी प्रकार की संपत्ति को क्या करे, कम करे, या आपकी देयता को बढ़ा दे। हाँ ठीक सर। है, ओके। और कोई डाउट? चलो, तो यहां तक आपने देखा। ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो दोनों में आते हैं, मतलब कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो राजस्व में और पूंजी में दोनों में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि मैं रक्षा क्षेत्र में बताया, ठीक है, लड़ाकू विमानों को लेकर के बताया। तो भाई जो इनकी खरीदारी है वो क्या है कि वो पूंजीगत जो खरीदारी वाला हिस्सा है, आप जब अपनी क्या बना रहे हो, पूंजी बना रहे हो, तो पूंजीगत एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो मेंटेनेंस में पैसा खर्च कर रहे हो वो उपभोग के तौर पे है। ठीक है, तो वो क्या है कि आप ऐसे कह सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां तक ध्यान दीजिए। देखो, मैं पिछले वर्ष का कुछ स्टैटिक्स आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, ताकि इसको आप आसानी से फिर जो है अपडेट भी कर सकोगे। तो सरकार के जितने भी व्यय हैं, सरकार के सभी प्रकार के जो व्यय हैं, तो राज्यों को जो दिया जाने वाला अनुदान जो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है, और इसके बाद जो ऋणों के तौर पे लगभग हर साल इसका जो है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो रहता ही रहता है। तो ऐसे समझो कि भाई केंद्रीय राजस्व व्यय, केंद्रीय राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, तो इसमें से कि कहां से कितना रुपया आया, रुपया कहां से आता है, रुपए कहां से आता है, और रुपया कहां जाता है, रुपया कहां जाता है। अब देखो कि सबसे पहले उधार और अन्य जो देयताएं हैं, मतलब अगर रुपया कहां से आता है, तो जो उधार और अन्य जो देयता है, उधार और अन्य देयता 35 पैसे, ये 100 पैसे मान के टोटल रखो एक उदाहरण के तौर पे, तो 35 पैसे यहां से आता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अभी बताऊंगा कि क्या होता है, निगम कर, निगम कर से सरकार को 15 पैसे मिलते हैं 1 रुपए में से, यानी 100 पैसे में से 15 पैसे। साथ में इनकम टैक्स जो आयकर है, ये पिछले वर्ष का जो है पिछला डेटा, ठीक है, तो इसमें कितना, मतलब अभी जो आने वाला है ये करंट अभी आया नहीं है जो बजट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो आयकर है वो आयकर कितना कि आयकर से आपको मिलता है लगभग जो है वो 15 पैसे के आसपास, आयकर से भी 15 पैसे। फिर सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क, इससे आपको कितना पैसा मिलता है, लगभग 5 पैसे मिलता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इससे जो है ना आपको 7 पैसे मिलते हैं। जीएसटी जो है इससे आपको 16 पैसे मिलते हैं। इसके बाद जो है 5 पैसे अलग डिफरेंट जो है आपके, मान लो चलो डिफरेंट टैक्सेस हैं, डिफरेंट टैक्सेस हैं, 5 पैसे वहां से मिलता है। और जो कुछ और जो पूंजी प्राप्तियां हैं 2 पैसे वहां से मिल जाता है। आप 100 में निकालोगे तो कुछ ये ऐसा, मतलब हमें अगर 1 रुपया आया तो कुछ ऐसा आता है कि जो उधार और देता हमने किसी को दे के रखा है, 35 पैसे हमें मिलते हैं 1 रुपए में से। निगम कर से हमें 15 पैसे, आय से इनकम टैक्स से हमें 15 पैसे, सीमा शुल्क से हमें जो है ना 5 पैसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे, जीएसटी से 16 पैसे,
और जो है डायरेक्ट जो डिफरेंट जो टैक्सेस हैं उससे हमें 5 पैसे, और जो अलग जो प्राप्तियां हैं उससे 2 पैसे, इतना तो पैसा हमें मिलता है। अब हमारा रुपया जाता कहाँ है, कितना कितना किस क्षेत्र में जाता है, ठीक है। तो जो केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं, मैं अभी आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर, ये दोनों योजना बताऊंगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कौन है, केंद्रीय प्रायोजित, ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, तो बस अभी सुन लो फिर डिटेल में बताऊंगा। एक होता है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसमें जाता है 9 पैसे। एक है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रली सेक्टर, मतलब ये पैसा इतना खर्च होता है, ध्यान रखना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, क्षेत्र की योजना, तो इसमें कितना 15 पैसे, 15 पैसे। साथ में ब्याज अदायगी, जो हमने कहीं से लिया है, तो सोचो कि कितना बड़ा अमाउंट है, ब्याज अदायगी 20 पैसे, हर साल ब्याज अदायगी में 20 पैसे जाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, कोई नया बच्चा कौन है, नेहा, अच्छा नेहा जुड़ी है, नेहा तो बस कभी कभी आती है ना नेहा। तो ब्याज अदायगी कितना भैया, 20 रुपया, 20 पैसा ब्याज अदायगी। इसके बाद डिफेंस, रक्षा में हम कितना खर्चा करते हैं, 8 पैसे रक्षा में खर्च करते हैं, डिफेंस में। आर्थिक सहायता हम 8 पैसे की देते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट जो है हम 8 पैसे की देते हैं, ठीक है। वित्त आयोग के द्वारा, जो वित्त आयोग कहता है ना कि अंतरण, तो 10 पैसे का, फाइनेंस कमीशन जो डायरेक्ट करता है 10 पैसे का। करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वो कितना, जो करों और जो शुल्क है उसमें से राज्यों का हिस्सा 17 पैसे। पेंशन में कितना जाता है, पेंशन में 4 पैसे, और अन्य व्यय भी 9 पैसे हैं। अन्य व्यय में जो है अदर जो व्यय हैं, अदर एक्सपेंडिचर 9 पैसे। इतना हमारा, इतना 1 रुपए में से, ऐसे समझो कि हमें 1 रुपए में से जो 100 पैसे हैं, तो कुछ इस हिसाब से पैसा आता है 100 पैसे में से, और इन 100 पैसे में से कुछ इस हिसाब से पैसा ज्यादा है, खर्च होता है। बताओ यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट हो, कोई भी बच्चा प्लीज। यस सर, ये जो आपने पैसों वाला बताया है ना कि 10 पैसे आते हैं, और ये एक बार और रिपीट कर सकते हैं सर। हाँ, थैंक यू सर। नो पोस्ट और क्विज़ क्रिएटेड, चाहिए कहाँ से, देखो ऐसे समझो कि मैंने कहा एक काम करते हैं, ये जो है ना कहाँ पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव है ना, यस लाइव कहाँ पर, फेसबुक है या यूट्यूब पर? सर, मुझे तो यूट्यूब पे सर, यहाँ पे यूट्यूब पर लाइव है। अच्छा, प्रभा YouTube कहाँ थी? आ गए यार। नहीं, कहाँ थी तुम्हें भी प्रभा? कहाँ थी? हमने बहुत फोन किए तुम्हें, सर से भी पूछिए तुम्हारी तबीयत। डॉक्टर क्या गए हुए थे, सॉरी, फोन गाड़ी में ही रखा हुआ था, तो फिर कोई उठाता नहीं। बाद में भतीजे ने बताया कि बुआ कॉल आ रही थी, मैंने कहा था उठा लेना चाहिए था, चलो और काफी पड़ी हुई थी। सॉरी यार उसके लिए, सॉरी सर आपको भी। चलो ठीक है, ठीक है। चलेगा, ओके। अब जो है ऐसे समझो कि मैं सोच रहा था ना कि अगर ये YouTube पर लाइव नहीं होती तो मैं आपको जो है ना पूरे जी वो दिखा देता, मतलब कि बजट में जो केंद्रीय बजट जो 2022-23 का जो बजट था, जी जी तो सर। उसमें जो है 22-23 के बजट में कि जो केंद्रीय जो राजस्व व्यय है, जी जी तो राजस्व और व्यय, तो वो दिखा देता कि हमें कितना पैसा मिला और कितना पैसा खर्च हुआ, मतलब सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना जो है। 1 मिनट में जो है ना आपको, कुछ मिनट की क्लासेस ले लेंगे जिसमें हम वो लाइव नहीं करेंगे। नहीं 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको जो है बस 1 मिनट में वो आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, सेट कर देता हूँ, ओके सर, ठीक, ठीक है ना। चलेगा।
क्योंकि वो प्रॉपर समझ आ जाएगा। बजट, बजट में आगत और व्यय। बस 1 मिनट लग रहा है, कोई चले मत जाना, आप ही के लिए कर रहा हूँ। एक मिनट लगेगा थोड़ा सा, वहां से जहां से मुझे मिल रहा था। बस वेट करना। हाँ, अच्छा 1 मिनट ये बताओ कि प्रभा, आप बताओ कि राजस्व प्राप्ति क्या है। नहीं सर, नहीं पता अभी। अच्छा चलो ठीक है, आप अपना हेल्थ का, आप ठीक हो ना, मतलब कोई बहुत तो नहीं है ना? नहीं सर पता, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दवा ले आए हैं, अभी ये खाएंगे तो सर उससे पता चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सर ये हम रात में रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, कल से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। और मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन भी भेज दिए हैं। हाँ सर, मैंने देखा हुआ सर, आके देखा हुआ है। थैंक यू सर उसके लिए। सर कल से कोई डाउट नहीं रहेगा सर, थोड़ा हेल्थ के इश्यू की वजह से फोकस नहीं नहीं कर नहीं पा नहीं, रहे मैं थे, समझ उसके लिए सकता हूँ, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हेल्थ ठीक रहेगा तो सारी चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली अपने आप जो है सही रहेंगी, है ना? चलो मिल तो गया। अच्छा, ये किसी को नहीं समझ आया था जो मैंने बताया था अभी? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? सर मेरे यस एक्चुअली हेड सर। पेन हो रहा था, इस वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं सर, बाद में देखेंगे तो फिर क्लियर होगा मुझे। नहीं नहीं ठीक है, आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली हुआ क्या है आपको? सर हेल्थ का इश्यू चल रहा है सर, बोन्स में भी प्रॉब्लम। सर रिकॉर्डिंग है, बाद में कॉल करके हम बता देंगे। ठीक है ठीक है। इसको जो है ना कॉपी किया जा सकता है और उसको यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। चलो, एक मैं और साथी बोल। अब कुछ दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख रहा हाँ सर। ठीक है सर। दिखा कुछ? है। यस सर। यही था उस समय, अच्छा उसके लिए 5 मिनट की कसम कसम इसी के लिए किए हैं। मान ओके। लो कि हमें ऐसे देखो कि हमें टोटल जो है राजस्व आया 100 रुपया का, सॉरी 1 रुपया का, यानी 100 पैसे का।
और हमारा व्यय हुआ उसमें से कितना, यानी 1 रुपया में से इतने का हमारा जो ये आता कहाँ कहाँ से, तो 35 पैसा आया कहाँ से, हाइलाइटर प्रयोग कर लेते हैं तो और सही रहेगा। 35 पैसा कहाँ से आया, हमें जो है 35 पैसे उधार और अन्य देयता जो हमने किसी को दे के रखा है। हमें अगर 1 रुपया सरकार को कहीं से प्राप्ति हो रही है तो उसमें से हमें जो उधार और अन्य देयताओं से 35 पैसे की, निगम कर कारपोरेट टैक्स जो कंपनियों पर लगता है, टैक्सेशन में समझाऊंगा, कंपनियों को कारपोरेट टैक्स देना पड़ता है, निगम कर। तो अगर मान लो कि 1 रुपया मिला, 100 पैसे मिले सरकार को, तो मात्र कंपनियों के टैक्स के माध्यम से सरकार को 15 पैसे मिलते हैं। इनकम टैक्स जो आप देते हो, तो सरकार के 100 पैसे में से 15 पैसे का भूमिका या रोल होता है आपके इनकम टैक्स। सीमा शुल्क 5 पैसे का, मतलब जो सीमा शुल्क लगती है 5 पैसे का जो है भूमिका अदा करती है सरकार के रेवेन्यू में। केंद्रीय उत्पाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 7 पैसे, माल और सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं 16 पैसे, इतना सरकार को मिलता है जीएसटी से। अलग अलग कर जो है तमाम प्रकार के होते हैं, सब मिलाकर के 5 पैसे, और जो है ऋण और भिन्न जो पूंजी प्राप्तियां हैं उससे 2 पैसे। मतलब हमने जो है कभी पूंजी प्राप्ति में क्या है, कभी अपनी दुकान बेच दी, कभी मकान बेच दिया, तो लगभग जो है ये पिछले साल का डेटा है बजट 2022-23 का। तो सरकार को 100 पैसे में से, उदाहरण के बहुत बड़ा बजट होता है, सरकार को बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन हर एक ये एवरेज है, ये अनुपात है, नॉट एवरेज, ये अनुपात है कि अगर सरकार को मान लो कि 10,000 करोड़ रुपया मिला तो इसी अनुपात में मिलता है। बताओ ये वाला पोर्शन समझ आया सभी को कि नहीं? अरे जोर से बोलो यस सर, नहीं आया तो नो सर। एक बार वापस से बता दीजिए इसको। अच्छा, सरकार को जितना भी पैसा मिला, तो मान लो कि एक संकेत के तौर पे कि सरकार को मात्र 1 रुपया हर साल मिलता है। 1 रुपया जो है 2022-23 में इसकी 1 रुपए की ही प्राप्ति हुई सरकार को। तो उस 1 रुपए में 35 पैसा सरकार को जो उधार और जो अन्य देयताओं से मिलता है, निगम कर से 15 पैसे मिलता है, आयकर से 15 पैसे मिलता है, सीमा शुल्क से 5 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसे, जीएसटी से 16 पैसे, आज जो भिन्न भिन्न कर राजस्व है 5 पैसे, और जो विभिन्न जो है पूंजी प्राप्तियां हैं 2 पैसे। तो 100 पैसे में से ऐसे जो है इस अनुपात में सरकार को पैसा मिलता है। बेन, मतलब 1 रुपए में से सर ये सारा पैसा मिलता है? हाँ, ये देखो ये एक संकेत है। अब सरकार को 1 रुपए तो मिलता नहीं है, सरकार को जो पैसा दरअसल मिलता है वो करोड़ों में होता है, अरबों में। लेकिन ये क्या है कि संकेत है। संकेत का मतलब कि जो है इसको समझने के लिए, अब जैसे ऐसे समझो उदाहरण के तौर पे कि सरकार को जो है 1,000 रुपए मिले, 1,000, तो इस अनुपात में आप 1,000 रुपए को बांट लो, 1,000 को इतने अनुपात में बांट लो। हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया। पक्का? यस सर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर हो गया। इस सरकार को इतना रुपया आता, इस क्षेत्र से रुपए आते हैं। अब जाते कहाँ है, अर्थात खर्चा कहाँ कहाँ होता है, तो ये देख लो जी। हाइलाइटर। अच्छा, इसको काले में काला कर देंगे तो ये पता चले कि अमेरिका जैसे वार करवा देगा। येलो करना है ना। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, अच्छा ये भी बता दूं, नहीं आप लोग सोचोगे तो ये बार बार क्या आता है। एक देखो सेंट्रली सेक्टर्ड योजना है, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। एक जरा समझो कि प्रायोजित का मतलब कि इसमें कोई और भी भागीदार होगा, कि अगर मान लो मैं फला चीज को प्रायोजित कर रहा हूं तो मैं, अब मैटर करता है कि मैं उसको कितने % प्रायोजित कर रहा हूं। केंद्रीय प्रायोजित वो योजनाएं हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों का पैसा खर्चा होता है। मतलब अकेले उस योजना में केंद्र सरकार नहीं पैसा डालती है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रली सेक्टर्ड, जो पूरी तरीके से केंद्र जो है, केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर प्रायोजित उसी की योजना है कि पूरा पैसा केंद्र खर्च करता है, ठीक है। तो उसको हम केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहते हैं। ऐसे समझो कि सरकार ने एक योजना चलाई,
केंद्र सरकार ने, और राज्यों से कहा कि भाई ये जो योजना है तो इसमें 40 रुपया तुम खर्च करोगे, जितना भी खर्च आएगा 60 मैं खर्च करूँ, तो वो केंद्रीय प्रायोजित हो गई। अब सरकार ने एक दूसरी योजना चलाई और उसने कहा कि पूरा पैसा मैं ही खर्च करूंगी, केंद्र सरकार ने कहा, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना हो गई। ये समझ आया कि नहीं? ये सर, अच्छा सरकार को जो पैसा हाँ मिलता सर। है, टैक्स, ये सारी चीजों से ही निकल के आता है उनके पास पैसा। हाँ, सरकार की कमाई क्या है? आप लोग टैक्स देते हो, वही तो सरकार की कमाई है। जी 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 ठीक। सर, क्लियर है। तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं मतलब कि जो है केंद्र और राज्य दोनों जिसमें खर्चा करते हैं, तो ऐसी योजनाओं में टोटल जो है सरकार को जितना रुपया मिला उसमें 9 पैसा जो है खर्च होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिनको मात्र जो है केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, उसमें 15 पैसे खर्च होता है। ठीक है। ब्याज की अदायगी, मैंने क्या बताया था, जो ब्याज की अदायगी वाला जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जो ब्याज की अदायगी है तो 20 पैसे, क्या है, 20 पैसे ब्याज की अदायगी है। मतलब हमने कभी ऋण लिया था तो उसको अदा कर रहे हैं। बताओ कि इस 1 रुपए की बात हो रही कि 1 रुपया में तो 20 पैसा मात्र ब्याज की अदायगी में चला जाता है। हम डिफेंस में 8 पैसा खर्च करते हैं, मतलब 8%। आर्थिक सहायता हम जो है 8 पैसे की देते हैं। वित्त आयोग के द्वारा जो अंतरण है, अन्य जो अंतरण है वो 10 पैसे के हैं। करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है, जो राज्यों को जाता है, वो 17 पैसे। पेंशन 4 पैसे पेंशन में चले जाते हैं, और अन्य प्रकार के कई खर्चे हैं जिसमें 9 पैसे चले जाते हैं। तो 1 रुपया आया और 1 रुपया कैसे गया, यहां पर 1 मिनट, कि 1 रुपया कैसे गया, कहां कहां गया, कितना कितना किस क्षेत्र में खर्चा हुआ, ये समझ आया कि नहीं? ये बजट जो पिछला वाला है अभी 10 दिन बाद जो है आने वाला है, तो इसको भी समझेंगे, अब आसानी से समझ जाओगे। ठीक है कि अच्छा कितना कितना किस क्षेत्र से पैसा मिला और सरकार ने उस पैसे को कितना कितना कहां कहां खर्च किया। आया? यस सर, यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो? वासु, विशाल, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सरिता, विनीत, नेहा, प्रतिभा, ममता, स्नेहल, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। वेरी गुड। अब राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, ध्यान से सुनना। यदि सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय से कम हो जाएं, सरकार के व्यय से कम हो, अर्थात सरकार की आय सरकार के खर्चों से कम हो, तो कहा जाएगा कि सरकार घाटे में है। ठीक है। ऐसे कि जो है लोग बोलते हैं ना कि कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, तो कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया, तो क्या कहलाया? ये सरकार का घाटा कहलाया। सरकार घाटे में है ना। आप ऐसे समझो कि डॉक्टर स्नेहल की कमाई 1000 रुपया और खर्चा 2000 रुपया, तो डॉक्टर स्नेहल 1000 रुपए के घाटे में हुए, तो ये क्या कहलाएगा? सरकार का घाटा कहलाता है। कि अगर सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो सरकार के खर्चे से कम रह जाएं और जो है खर्चा व्यय क्या हो जाए, ज्यादा हो, तो सरकार घाटे में कहलाएगी। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसको फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के अंतर को दर्शाता है। मतलब कि सरकार की प्राप्तियां क्या क्या बताई थी, सरकार की कौन कौन सी प्राप्तियां थी? सरकार की कुल प्राप्तियां, वो कुल प्राप्ति में क्या क्या था? कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। भूल गए क्या इतना जल्दी? तो मान लो कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट 500 रुपए का हो और सरकार के कुल व्यय, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 800 रुपए का हो,
तो कहा जाएगा कि सरकार का 300 रुपया फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटे की गणना में सरकार के द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में उसी वित्तीय वर्ष में लिए गए ऋण को प्राप्ति के भाग के तौर पे नहीं गिना जाएगा। जो लिया गया जो ऋण है वो प्राप्ति के भाग के तौर पे, कि प्राप्ति में नहीं वो गिना जाएगा। यह ऋण इसी प्राप्ति और व्यय के बीच के अंतर को दूर करने के लिए लिया जाता है। तो अगर साधारण भाषा में कहा जाए कि सरकार का किसी एक वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा सरकार के उसी वित्तीय वर्ष में लिए गए कुल ऋण के बराबर होता है। इसे भूल जाओ जो मैंने बताया। अब जो बताने वाला हूं इसे ध्यान से सुनो। मैंने कहा, ऐसे समझो कि आपका प्राप्ति यानी आपकी आय 200 रुपए थी, ठीक है। दूसरा पेज ले लेते हैं तो थोड़ी से और ज्यादा बेहतर, और ये कलर जो है ब्लैक ले लेते हैं। सरकार की आय कितनी? 500 रुपए की। देखो, इस रुपए को लेकर के दिल पे मत कोई लेना, क्योंकि जो है ना ये थोड़ा सा 500 रुपए की सरकार की आय नहीं है, ये तो हम लोगों की आय है। तो सरकार की आय 500 रुपया। अब सरकार जो है ना, मान लो कि सरकार ने ऋण लिया, सरकार जो है सरकार की आय मान लो 2022-23 में कितनी है? 500 रुपए की। और सरकार ने 22-23 में जो है 200 रुपए का ऋण लिया, 200 रुपए का ऋण लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार की आय जितनी थी उतने में सरकार का खर्चा नहीं चल पाया, तो सरकार को 200 रुपया ऋण लेना पड़ा। तो सरकार का खर्चा कितना हुआ कि 500 रुपया सरकार ने ये वाला खर्चा कर दिया और 200 रुपया ये खर्चा कर दिया। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि राजकोषीय घाटा वो घाटा है कि उस वित्तीय वर्ष में जितना सरकार ने ऋण लिया है। ऋण इस वजह से सरकार को लेने की जरूरत पड़ी कि सरकार की प्राप्तियां उसके खर्चे को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। तो उसी वित्तीय वर्ष का जो लिया गया ऋण है सरकार के राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। या फिर ऐसे समझो कि सरकार की आय कितनी? आय कितनी? 500 रुपए की। सरकार का व्यय कितना? 700 रुपए का। तो राजकोषीय घाटा कितना? 200 रुपए का। आपने 200 रुपया क्या है? ऋण लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि आपको अपने खर्चों को पूरा करना था। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने की आय नहीं थी। तो आपका जो ये अंतर है 200 रुपए का है, मतलब कि उस वित्तीय वर्ष में जो आपने ऋण लिया वही राजकोषीय घाटा है। ये बताओ समझ आया कि नहीं? यस सर। पक्का? सब लोग बता दो, देखो डरना नहीं। 50 बार पूछो, नहीं सर। 50 बार पूछोगे 50 बार बताऊंगा, लेकिन अगर डर गए तो फिर सोच लो, कुछ नहीं होने वाला है। आशु, विनीत, सरिता, पिंक, ममता, समझ आ रहा है? नेहा? क्लियर है सर। सर बोलो, कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सरिता, आप कह रहे हो कि एक बार और बता दें? यस सर। अच्छा ठीक है। आपके इधर आवाज कट जाता है क्या बेटा? अरे सर इधर नेट रात में आते हैं। तो कोई सिम ऐसी ले लो, ठीक है, कि जो जिसमें नेटवर्क हो। आप लोगों के टाइम पे इतना सस्ता सर पास में वाईफाई। आपके टाइम में इतना सस्ता डेटा है। मेरे टाइम में तो डेटा जो है ना 179 रुपया का पड़ता था, और हम महीने भर सोचते थे कि क्या खर्च करें। लास्ट में 500 MB तो इसी सोच में निकाल देते थे, वो बच जाता था 500 MB। जब लास्ट में देखे कि 2 दिन, तो हम जो है वीडियो धोखे से देखते थे, और वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो 144 उस पर रखते थे हम 1080 पे नहीं देखते थे, ठीक है। और उस समय का आप जो है ना अगर एक बार घूम गया ना तो आप 4 बार गरियाते हो डेटा वाले को और सबको। उस समय जो है ना मेल भेजनी होती थी तो सुबह भेजते थे तो शाम में टहलते टहलते जाते थे। ऐसा डेटा चलता था 2G वाला। तो कोई अच्छा सा नेटवर्क चूज कर लो। चलो दोबारा सुनो। ओके सर। जो है जैसे जैसे डेटा फास्ट हो रहा है तो बच्चे भी फास्ट हो ही रहे हैं।
राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, CIT होता है, CIT डिफिसिट। तो राजकोषीय घाटा देखो सिंपल सा समझो कि सरकार का पहले घाटा समझो, इससे पहले कि सरकार का घाटा, सरकार का घाटा कि सरकार की जो प्राप्ति है वो सरकार के व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्राप्ति थी 500 रुपए की, व्यय था 700 रुपए का, तो सरकार का घाटा हुआ 200 रुपए का। हुआ कि नहीं हुआ? तो राजकोषीय घाटा क्या है कि सरकार की कुल प्राप्ति और सरकार के कुल व्यय के बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा है। सिंपल सा इतना ध्यान रखना, अगर आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ध्यान मतलब ना समझ आया। सरकार की कुल प्राप्ति में क्या क्या था? कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति और रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्ति। सरकार के खर्च व्यय क्या थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय अभी जो हमने पढ़ा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। तो टोटल अगर हम हमारी जो सरकार की प्राप्ति है अगर व्यय से क्या हो जाए, कम रह जाए, तो कहा जाएगा कि सरकार जो है, सरकार का ये राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, नॉट राजस्व, राजकोषीय घाटा, सरकार घाटे में है। तो ऐसे समझो कि सरकार को मान लो कि थोड़ा सा और डिटेल में इस बार बताता हूं कि सरकार को जो है ना कुल प्राप्ति 1000 रुपए की हुई। मान लो कि रेवेन्यू रिसीट, ये रेवेन्यू रिसीट बस लिख लूंगा समझ जाओगे ना, राजस्व प्राप्ति है ये। तो रेवेन्यू रिसीट 300 रुपए की और कैपिटल रिसीट कितने की हो जाएगी? 700 रुपए की। टोटल 1000 रुपए की प्राप्ति है। सरकार का व्यय क्या है? सरकार का व्यय, मान लो सरकार का जो व्यय है वो हुआ 1500 रुपए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का? 800 रुपए का। और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय कितने का? 700 रुपए। मतलब हमने जो है पैसा जो है हमने खर्चा किया खाने पीने में, उपभोग में 800, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कुछ जो है ऐसा खर्चा किया जिसमें हमने अपनी परिसंपत्ति वगैरह भी बनाई, 700 रुपया खर्च किया। टोटल हमने कितना खर्च किया? 1500 रुपया। तो भैया हमारा खर्चा तो 1500 है, कमाई तो कितनी है? 1000 है। तो आप तभी 1500 खर्च करोगे ना जब किसी से 500 रुपया उधार लोगे, है ना? तो ये क्या हुआ? उधार वाला ऋण, ऋण। या फिर ऐसे कहो कि हम 1500 खर्च कर दिए और 1000 रुपया जो हमारे पास था, तो 500 रुपया का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? अब घाटे में हो 500 रुपया की नहीं हुए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया कि उसी वित्तीय वर्ष में जो लिया गया ऋण है उसको हम राजकोषीय घाटा कह सकते हैं। लिया गया ऋण, क्यों? क्योंकि वही तो राजकोषीय घाटा है, हम उस ऋण को लेकर के अपने व्यय को पूरा किया है, तो राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटे की गणना में सरकार के द्वारा उसी वित्त वर्ष में लिए गए ऋण को प्राप्ति के भाग में नहीं जोड़ेंगे। इसमें हमने जो पैसा लेंगे वो इसमें नहीं ऐड करेंगे। इस ऋण जो है इसी प्राप्ति और व्यय के बीच को अंतर को दर्शाता है। जो मान लो हमने 500 रुपए का क्या है ऋण लिया था, तो प्राप्ति और इसी जो है खर्चे के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो आप कह सकते हो कि सरकार का किसी एक वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा सरकार के उसी वित्तीय वर्ष में जो कुल लिए गए ऋण के बराबर होता है। ठीक है। अब संपूर्ण विश्व में वर्ष 2020 में कोविड आ गया और इसके कारण आर्थिक समस्याएं आ गई। तो इस कारण से भारत का राजकोषीय घाटा
बजट 2020-21 के वास्तविक अनुमानों के अनुसार जीडीपी का 9.2% रहा घाटा, कि जीडीपी हमारी जितनी थी तो उसका 9.2% घाटा रहा। मतलब कि जीडीपी 100 रुपए की थी तो हमारा जो है घाटा कितना रहा, मतलब जो है 9.2 रुपए का। अर्थात हमने खर्चा कितना किया, 109.2 रुपए, तभी तो हमारा ये घाटा निकल के आया। ठीक है, तो इतना हमारा क्या था, राजकोषीय घाटा था। ठीक है, अब बजटीय अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके जीडीपी के 6.8% होने का अनुमान था। परंतु वर्ष 21-22 में जब रिवाइज्ड हुआ डेटा, जब संशोधित हुआ, तो ये जो अनुमान था वो 6.8 होने का, वो कितना हो गया, 6.9। 6.8 होने का अनुमान था, लेकिन घाटा कितना रहा जब डेटा आया। देखो बजट में क्या होता है कि आगामी वर्ष के लिए जो है कि कितना पैसा कहां से हम लेके आएंगे और खर्च कहां करेंगे। पिछले साल का क्या रहेगा कि हमने कहां कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा मिला, और करंट का क्या रहेगा कि जो है मतलब हमें कहां से कितना पैसा मिला और कैसे खर्च करेंगे। ये डेटा ये चीजें होती हैं बजट में। बजट में 3 चीजें होती हैं। पिछले साल का देखो, ऐसे समझो ना कि हमें इस साल जो है, मान लो कि बजट आएगा, तो बजट में एक चीज तो कि पिछले साल सारा सब कुछ बीत चुका है, तो बीत चुका है तो वो चीजें हमारे पास सारा डेटा है ना कि हमें कितना पैसा मिला और हमने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। जैसे कि मान लो कि फाइनेंस ईयर, वित्तीय वर्ष अप्रैल, जैसे ही 31 मार्च आएगा तो ये जैसे 2022-23 वाला खत्म हो जाएगा, तो इसके हमें एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। तो अगले वर्ष जो जब हमें जो है जब हमारा क्या बजट आएगा तो इसको हम एक्चुअल डेटा रखेंगे, इसको हम एक्चुअल डेटा रखेंगे। अगले साल के लिए हम आगामी एक बनाएंगे कि इतना यहाँ पैसा खर्च करेंगे, तो वो डेटा रखेंगे, और करंट का कि जितना हमें कैसा पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ वो डेटा रखेंगे। तो यहाँ पर दरअसल ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो संशोधित पहले अनुमान लगाया गया कि जो है हमारा जो राजकोषीय घाटा वो 6.8% का रहेगा, लेकिन जब डाटा रिवाइज्ड होके आया, जब साल बीत गया तो डाटा रिवाइज्ड होके आया तो 6.9% का रहा। और बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.4% अनुमान लगाया गया कि इतना घाटा रहेगा। तो राजकोषीय घाटा या किसी भी अन्य घाटे का जीडीपी से कोई डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष कोई लेन देन संबंध नहीं होता है, रिलेशन नहीं होता है, परंतु घाटे को देश की जीडीपी की तुलना में प्रतिशत के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। और राजकोषीय घाटे को प्राप्तियों को बढ़ा करके या खर्चे को कम करके इसे हम मैनेज कर सकते हैं। राजकोषीय घाटे को अगर हमें मान लो घाटा कम करना है तो सिंपल है, अपनी प्राप्तियां बढ़ा लो या फिर आप अपने खर्चे कम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मान लो कि जीडीपी तेजी से बढ़ती है तो प्रतिशत के तौर पर राजकोषीय घाटा जीडीपी की तुलना में स्वतः घटने लगेगा। कि मान लो जीडीपी बहुत तेजी से, तो प्रतिशत की तुलना में देखो खुद ही तो कम होने लगेगा ना। कि अगर जीडीपी हमारी भाग रही, बेशक हमारा घाटा खर्चे नहीं कम हो रहे हैं लेकिन जीडीपी बढ़ गई, तो भाई जीडीपी प्रतिशत की तुलना में तो घाटा कम दिखने लगेगा ना। ठीक है, तो ये यहां तक चीजें रहेगी। बाकी राजस्व घाटा मैं कल बताऊंगा। राजकोषीय घाटा मैं एक डेटा आपको बता देता हूं कि जो हमारा राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटा 3.4 2018-19 में, 4.6 2019-20 में, और जो आपके जो वास्तविक आंकड़े आए 9.2, यानी जो अनंतिम वास्तविक। ठीक है, तो ये कितना रहा कि ये आपका 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 ये अनुमान जो लगाया गया था करंट ईयर, और इसके बाद जो रिवाइज्ड होके डेटा आया वो 6.8% था घाटा। ठीक है, ये बजट 2022-23 की बात हो रही है, 22-23 की। अब जो आएगा बजट वो 2023-24 का आएगा। ठीक है, तो 2022-23 का जो बजट था उसमें कहा गया कि ये एक्चुअल डेटा, ये आंकड़े आ गए कि 2018-19 में आपका जो घाटा जीडीपी का कितना था, राजकोषीय घाटा 3.4, 2019 में कितना 4.6 था।
और इसके ये अनुमान लगाया जाता है, जो अनुमान लगाया जाता है कि जैसे इस साल इतना रहेगा, डेटा तो पूरा नहीं आ चुका होगा, तो अनुमान लगाया गया कि जीडीपी का, कोविड के चलते कि खर्चे बढ़ गए थे, प्राप्तियां कम हो गई थी, कि भाई दुकानें मकान सब बंद हो गया था, कंपनियां बंद हो गई थी काफी लंबे समय तक, तो प्राप्ति सरकार की तो कम हो गई ना, कि भाई आप जो खा पी रहे थे कोरोना के डर के चलते नहीं खा पी रहे थे, तो भाई सरकार को जीएसटी कौन देगा, नहीं मिल रही थी जीएसटी, तो सरकार की आय कम हुई कि नहीं हुई, ऑब्वियस है। खर्चे ऊपर से बढ़ गए कि सरकार को क्या है, बेड उपलब्ध करवाने हैं, दुनियादारी के खर्चे थे, ठीक है, तो खर्चे हो गए, बढ़ गए, तो जो पहले 3.4% जीडीपी का था या 4.6% था 2019-20 में, जाके वो 20-21 में 9.2 का अनुमान लगाया गया, लेकिन इतना नहीं, ठीक है, वो कितना रहा 6.8% जब रिवाइज डेटा आया, जब संशोधित डेटा आया, ठीक है। तो ये जो है आपका राजकोषीय घाटे का एक्चुअल डेटा है। इसके बाद जो है आगे राजस्व घाटा हम कल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक बताओ कि अगर किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर जो ये बजट आएगा ये 22-23 का आएगा या 23-24 का आएगा सर? 23-24 का आएगा, 23-24 का है 23-24 का आएगा, 23-24 का जो है जो अभी फरवरी में आएगा सर, ये 22-23 का नहीं होगा, 23-24 का होगा। हाँ ओके सर, ठीक है, ये 22-23 का था, ये वाला जो ये आंकड़े मैंने बताया ये 22-23 का था, ठीक है। सर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना हो तो और पूछ सकता है। सर एक चीज और, आप सब लोग हैं अब तो क्लास पे, एक सर्वसम्मति से पूछ लो ना कि क्लास सुबह 9 बजे से पहले और 1 बजे के बाद आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे तो वो उस टाइम अरेंज हो सकती है क्या, सब लोग यदि विलिंग है तो? आप लोग क्या चाहते हो, सब लोग बताओ। क्या सर मतलब? एक और क्लास के लिए जो है, हाँ सर, कल से नहीं लेकिन सर परसों से रखिएगा। ठीक है, हाँ परसों किसी भी टाइम रख लीजिए, मैंने आपसे बोला हुआ है, एक टाइम बता दिया, उस टाइम को छोड़ के किसी भी टाइम रख लीजिए, पढ़ने पे ही है बस, ये हेल्थ का थोड़ा। परसों से हाँ किस चीज की क्लासेस लगेगी परसों से सर? ज्योग्राफी। सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, मेरे लिए पीटी के लिए बहुत अच्छा है सर, रख लीजिए। 1 बजे से निकले ना सर मेरी हिस्ट्री की ध्यान रखिएगा सर, वो मत हिस्ट्री की बंद चालू करवा कराइएगा। रहा हूँ, हिस्ट्री की चालू करवा रहा हूँ। ठीक है सर, प्लीज सर उसको मत बंद कराइएगा सर, सर प्लीज। टेंशन ना लें, आपकी आवाज से लग रहा है बीमार है, टेंशन ना लें। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अपना अच्छे से ध्यान रखना प्रभा, और सही हो जाओगे, परेशान नहीं। हाँ सर, नहीं सर अभी लेंगे, मेडिसिन लेंगे, आज सो जाएंगे, कल सुबह मॉर्निंग में उठ के सारी रिकॉर्डिंग देखेंगे। सर अपलोड विशाल कर कुछ दीजिएगा प्लीज। पूछना है? नहीं सर। पक्का? यस श्योर? यस सर। समझ आ गया? यस सर। तुम्हें सियालकोट क्यों जाना पड़ा? हाँ क्लास क्या, अच्छा ओके, क्लास में हो अभी है ना, तो क्लास सर पॉलिटी वाली का भी 10 बजे की 1 बजे के बाद या 9 बजे से पहले कर लो ना सर प्लीज। क्वालिटी वाली क्या बोल रहे हो आप कि क्वालिटी वाली? हाँ सर अरे उस सर टाइम में। पॉलिटी का टाइम मत चेंज कीजिए सर। ठीक है, आप लोग सहमति, देखो सर्वसम्मति से होना सर जरूरी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सर, प्रभा पॉलिटी जी का टाइम चेंज मत प्रभा कीजिए। जी मैं उस टाइम ड्यूटी पे होती हूँ, प्लीज 9 बजे से पहले या 1 बजे के बाद मेरे पेशेंट आते हैं, उस टाइम मैं डिस्टर्ब होती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, हो सकता है तो। मेरी आप लोग क्लास चलती है, सी सेट की क्लास ज्वाइन कर रखी है, प्रॉब्लम इस वजह से फंसेगी। कोई नहीं, 1 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे रात को 10 बजे 11 बजे किसी भी टाइम। अरे हमारा भी तो सोचिए, पढ़ाना तो हमें है ना। सर आप तो एडजस्ट मतलब कर हमसे लेंगे तो पूछ ही हमारे नहीं साथ, रहे हैं। सर आप तो कर लेंगे, हमें पता है। कोई सर से भी पूछ ले वो पढ़ाना कब चाहते हैं। कोऑपरेट 24 नहीं। आवर्स। वही तो कि जो है ना पढ़ाना हमें है, मतलब हम ही से नहीं पूछा जा रहा है।
पूछ लेती हूँ सर आप कब मैं पढ़ाना कल- चाहते हैं? ऐसा प्योर सर को सपोर्ट कर सकती हूँ इस टाइम। तो मैं यहाँ 2 और दोस्त हैं उनको क्या बोलूं मैं। स्नेहल बता, अच्छा स्नेहल जो है आप मॉर्निंग वाली पॉलिटी क्लास नहीं कर पाते हो, चलो ठीक है। यस सर। वैसे ही जहाँ भी आप जहाँ पर भी हो वो भी बढ़िया संस्थान है, ऐसा नहीं हाँ है। सर, वो दिन पता है सुबह सर, से स्टार्ट होती है क्लास, तो फिर शाम का अपना ये सोशियोलॉजी का ठीक है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी। तो ये दरअसल जो है मालूका में है, मालूका, मालूका है ना? यस जी सर। जी जी। हाँ, तो ये जो है ना, ये मालूका में पहले से थे जब मैं ये वाला बैच स्टार्ट नहीं किया था। जी हाँ। सर फिर रात को रख लो आप, शाम को किसी टाइम। क्वालिटी पता है नहीं सर, सर से एक मिनट डिस्कशन करते हैं फिर बता दें आपको। एक मिनट सर, कुछ नहीं सर आप कहाँ हैं? हाँ बोलो प्रभा जी, सुन रहे हैं सर। बोलिए बोलिए। सर ये कह रहे थे एक्चुअली सर पॉलिटी एक तो मुझे कम समझ में आती है, किनकी? ऊपर से सर पॉलिटी की क्लास ऐसी है सर, मतलब पॉलिटी मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है, सबसे वीक। हाँ, अभी जो आपने 10 बजे से स्टार्ट किया हुआ है तो फाइनली मेरे माइंड में जाना स्टार्ट हुआ। नहीं मुझे तो यही लगता था अगर लटकेंगे तो पॉलिटी में ही जाएंगे। अच्छा। 8 प्रॉब्लम बजे ये होगा है तो मेरी, नहीं जाएगा माइंड में, 8 बजे होगी तो नहीं जाएगी। नहीं मॉर्निंग में किसी भी टाइम रख लो। हाँ मॉर्निंग में रख लो सर, मेरी 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। प्लीज सर हाँ, ठीक है रिक्वेस्ट है आपसे, मॉर्निंग। हाथ जोड़ 9 के। बजे ड्यूटी प्रभा जी स्टार्ट हो आपसे भी। जाती है। देखो रुक हाँ जाओ जी। रुक जाओ, 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक हाँ है। सर 1 बजे तक। और अब दो ही तरीका हो सकता है, बाबा मेरे साथ यहाँ तो दुश्मनी। कुछ हुआ नहीं और सीमा पार कुछ आसार हैं, तो रात में या तो फिर मैं मतलब रात भर जगूं और फिर सुबह चालू हो जाऊं। हाँ सर भी तो नहीं आ पाएंगे। मैं रात में आपकी तरफ सॉरी, आपकी डायरेक्ट क्लास में आता हूँ डायरेक्ट। और जब जो है ना बड़े कैमरे में आने वाला हूँ 2-2.5 माह बाद, तो मुझे मुंह धुल के आना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पता नहीं चलता है कि सर मुंह धुल के आए हैं कि नहीं आए हैं। कभी कभी मैं अलार्म लगा के रखता हूँ जो है 9:45 का, और 15 मिनट में जो है ना मैं क्लास ओपन करता हूँ, जाता हूँ, मतलब डेटा वोटा चेक करता हूँ और चालू हो जाता हूँ। तो बच्चों सर का भी सोच लो थोड़ा थोड़ा। सोच लिया मैंने। सर लेकिन हमारा प्री सुबह तक आप सोच कह रहे लो हो बस तो प्रयास आप। कर सकते हैं, एक काम करते हैं, सुबह 8 बजे सही रहेगा, 8 बजे से पक्का? सर आप मेरे साथ जाती करेंगे। अच्छा। मुझे प्रभा मरवाने के आप चक्कर में बताओ, प्रभा प्रभा आप हाँ बताओ। सर मॉर्निंग में रख लीजिए, कोई बात नहीं, बस कल से मत रखिएगा, फिर 8 बजे परसों से रखिए सर। कल तो 8 बजे से उठना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, आज दवा खाएंगे सर, कल उठ ही नहीं पाएंगे। नहीं ठीक है ठीक है। कल का टाइम तो कल नहीं हो पाएंगे, बाकी हम हो जाएंगे। विनीत, कहने आशु, स्नेहल, स्नेहल तो ठीक है। प्रभा हो गई, हुमा, हुमा आपका क्या व्यू है? हुमा आएंगी सर, सर घर मैं से घसीट के ले आएंगे रामपुर से। अरे ऐसे सर मत मैं बोलो, 6 बजे आजम सोती खां का, आजम और खां का 9 बजे एरिया है उठती है, साहब। ऑफिस जाने की वजह से। 6 बजे तो सो के 9 बजे हुमा मुझे उठना होता है। अच्छा 8 डॉक्टर साहब बजे आप ये बताओ कि क्लिनिक का क्या कुछ है यार, और बताओ। अभी सर इस पे फोकस कर रहा हूँ, मैं बंद कर रखा है। देखो एक बार आप ये यूपीएससी फोकस कर लो, सर ठीक ये है। डॉक्टर यस हैं। हाँ तो पिछले आप जो साल है, सर मैंने 2022 का दिया था, तो प्रीलिम्स का रह गया 6 नंबर। अच्छा मैंने तो बताया डॉक्टर 2022। साहब एक काम करो कि हम जो है आपकी पर्ची काटेंगे और आप जो है दवा करना, ये काम यार, ये बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना मजा नहीं आती। डॉक्टर साहब की पर्ची फाड़े। क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब फ्री में दवाई देंगे, हम मरज बताएंगे तो अब तो देना बनती है। पहले पेशेंट तो हम ही बैठे हैं। हाँ मैं तुम हड्डियों का बीमार हो डॉक्टर हूँ। आजकल। ये हड्डियों वाले डॉक्टर हैं, और हड्डी वड्डी टूट गई हो तो बताइए। प्रभा की हड्डी में दर्द है। हाँ तुम चलिए रिकॉर्डिंग ठीक पे है। डाल दो, हम्म। तुम रिकॉर्डिंग पे ही डाल दो बस। सर हुमा देखिए पूरे रिकॉर्डिंग अच्छा इसमें हाउसवाइफ कौन कौन है? सरिता और आशु, हाँ सर। दोनों लोग? नो हाँ सर, सुबह 8 बजे मत लेना सर, क्योंकि मुझे टिफिन बनाने पड़ती है। आशु बोल रही है, सरिता बोल रही है? आशु बोल रही हूँ सर। अरे तो हाथ उठा के कहो कि हाय हाय बोलो, और क्या। ऐसे थोड़ी ना चुपके चुपके, अभी हम पूछते नहीं तो क्या होगा। सर मैं नहीं स्टूडेंट सर, हूँ।
सुबह मत दो सर, मतलब 10 बजे तक तो काम ही करने पड़ते हैं सर सुबह। अरे सर, इनकी तो प्रॉब्लम बड़ी होगी बेचारी की। हुमा अपने फ्री लाइफ है। तुम मुझे लगा के छोड़ोगी बहन, कुछ नहीं हो सकता मेरा। अब बताओ पिंक, आप बताओ। कोई नहीं सर, जैसे सब लोग कर रहे हैं आप लोग, मैं क्या ही कर सकती हूँ। आपकी भी समस्या है। अच्छा पिंक, शाम में क्या है 11 बजे, लेकिन 11 बजे मैं बर्दाश्त कर मैं लूंगी, कोई बात नहीं। मैं 11 बजे फ्री हूँ सर, 12, 1, 2 पूरा मतलब अरे रात तक नहीं, कोई इश्यू नहीं। ज्यादा हो जाएगा 11 बजे, फिर 11 बजे ठीक नहीं है, है ना? मतलब सर हमारे यहाँ शाम को 11, उधर 11:30। नहीं तो सर फिर एक काम कीजिए सर, जो हिस्ट्री वाली क्लास है उसको 10 बजे कर दीजिए, आप अपनी 11 की कर लीजिए। हिस्ट्री वाली क्लास 10 बजे कर दें और हम 11 की कर लें। हाँ पॉलिटी 11 कर लीजिए, इनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी को भी नहीं सही होगी। है, हुमा भी उठ जाएंगी, 1 घंटा हम भी मैनेज कर 11 लेंगे। बजे सही है क्वालिटी। पिंक से मैं पूछिए सर। 1 बजे फ्री होती हूँ सर, पेशेंट आते हैं मेरे। 1 बजे फ्री होते हो? अच्छा सब लोग 1 बजे वाला क्या सिस्टम है सबका? 1 बजे कोई खाली है? सर मैं प्रभा आप 1 बजे, आंसू 1 बजे, सरिता 1 बजे, यस सर। 1 बजे की रख लो सर। रवीना सर। 1 बजे सर पॉलिटी किधर जाएगी? अरे समझाने का प्रभा मेरे ऊपर छोड़ दो ना, अब समझाने का। प्रभा हाँ सर। आप समझाने के लिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? वो सर पॉलिटी कंटिन्यू नहीं सर, समझाने की भी बात नहीं सर, कंटिन्यू क्लासेस हो जाएंगी सर, ब्रेक नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम पड़ेगी। अभी 3 दिनों से मुझे प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे दिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अच्छा उसकी वजह मेरा ब्रेन इतना इतना इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना आजकल, इतना तो ये हेल्पन देखना ही था, पड़ेगा। मतलब कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे फाइनली। देखो आप भैया मुझे सब लोग टाइम बता देना, ठीक है? और सबसे मैं एक काम करता हूँ कि 2-2 लाख रुपया चार्ज करता हूँ और सबको अलग अलग पढ़ा देता हूँ। सर एक्चुअली मैं इसलिए लाइव में आना चाहती हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता है। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर देते हैं तो कॉन्फिडेंस गेन होता है, बस ये पर्पज है, और कोई पर्पज नहीं है सर। बाकी मैं रिकॉर्डेड भी देख सकती हूँ, बट तो आप पूछते हैं तो मुझे ऐसे लगता है मैं कई लोगों के सामने बोल सकती हूँ। हाँ ये तो है, रिकॉर्डेड में बात अलग होती है, लाइव की बात अलग ही होती है। रिकॉर्डेड मतलब एक ये होता है कि बनाकर एक लेक्चर अपडेट करके दे दिया, आप देखो, डाउट नहीं है। और लाइव में ये रहता है, थोड़ा डर भी रहता है ना, सर सामने ही बैठे हुए खींच के थप्पड़ लगा देंगे। सर हम आपको ना सर हम आपको ना रिजल्ट देंगे, मतलब शायद पैसे ना हो देने को, पर रिजल्ट पक्का देंगे। पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो सेकेंडरी है, ऐसे वैसे पे तो वही, तभी तो बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि हम काट लेंगे पर्ची और ये कर लेंगे दवा। डॉक्टरों के लिए पैसे ज्यादा होते हैं वैसे, हाँ डॉक्टरों के लिए पैसे बहुत होते हैं। तभी तो। वो और कहते इसमें हम फालतू दिमाग खपा रहे हैं इधर। यूपीएससी ये जो है ना, ये जो है ना पराना का पठार बना देती है सिर को। ब्याह वाह हुआ कि नहीं इसमें हाल? क्या सर? टेस्ट हम कर ब्याह देंगे फ्री। हुआ? वैसे तो आपके बाल तो मतलब पहले से हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यूपीएससी जो है ना ये मतलब समझो कि बाल रह वह नहीं जाते हैं। तो सर यूपीएससी निकल जाए, बाल बचे ना बचे उससे क्या मतलब है सर, और आईएएस विनीत बन को पहले जाएंगे। से इसी वजह से निपट लिए हैं कि उनका तो अपना अलग ही स्वैग है ना विनीत? चलो फिर जो है देखते हैं कल सुबह वाली, कल तो 10 बजे रखते हैं, फिर इसके बाद अच्छा जैसे जैसे सभी का हेल्थ है सही होता है तो इसके बाद हम कर लेंगे क्लास, परेशान नहीं होना। क्लास जो है मैं कल तीनों क्लास सर। मेरा टारगेट देखो 4 सब्जेक्ट आपने बढ़िया से कर लिया ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट को मैं ही देख रहा हूँ। सर हिस्ट्री भी तो है सर, उसको काउंट हिस्ट्री हिस्ट्री। देख रहे हैं ना सर, हिस्ट्री कल आ जाएंगे। देखो यही ठीक है तो है, शादीशुदा वाले लोगों के पास काम बहुत होते हैं। सर, 23 का रिजल्ट मेरा आपके पास आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा बना के देंगे। ठीक है सर मैं भी 23 में ही सब पिंक दे रही हैं एग्जाम आप भी? हाँ जी सर के साथ फोटो लगाऊंगी फिर मैं। ठीक, हाँ दोनों लगाएंगे, यहाँ फाइटर हैं फिर तो अच्छी बात है, दोनों ही फाइटर हैं। तो चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जैसा आप बोलोगे तो ये सब्जेक्ट फिर ठीक है, मैं काम करता हूँ कि मैं करता हूँ मैनेज कैसे भी करके, कोई दिक्कत। ठीक है ओके सर। ठीक है, आप लोग बस बढ़िया पढ़ें, जो भी मुझसे पॉसिबिलिटी हो सके आप बोलें और मैं करूँगा।
बस ये दुआ करते रहना कि मैं बीमार ना पड़ूं, क्योंकि मैं अभी जो है ना। अरे नहीं नहीं सर, आप नहीं बीमार पड़ेंगे, हम लोग डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ गए ना। चलो ठीक है ना। ओके ठीक सर, है जय हिंद good सर। night, sir. थैंक यू सर। जय हिंद सभी को। और अपना कभी किसी दिन जो है ना चाय पार्टी, रात में एग्जाम हो जाए तो चाय पार्टी रखेंगे रात में, एग्जाम पीटी वाला हो जाए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो 29 मई को। हाँ सर, 28 में 29 में को अच्छा पार्टी आप रखेंगे। हाँ ठीक है, एग्जाम वर्चुअल पार्टी सर। हाँ वर्चुअल पार्टी। सब लोग अपने अपने दुखड़ा बता देना, कौन कितना कहा, कुछ रोगा लेना। ठीक है, और तुम्हें ठीक है पता है कि ये होता है। ठीक है, और कुछ अगले साल के लिए एकदम मस्त मौला की तरह, अरे ये तो होना ही था, हम तो मजे के लिए चले गए थे। ठीक है ना। सर वो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाली। हाँ तुम टेंशन कैसे लोगी? नहीं, हम बैठे हैं ना। तुम्हारा भी अपना अलग ही स्वैग है, तुम तो अपनी भाभी में खोई हो। तुम्हें एग्जाम कम और भाभी ज्यादा दिखती है। सही है सर, एकदम सही चलो है। ठीक है, बाय बाय सभी को, गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय सर, ओके गुड सर, नाइट जय हिंद सर। सर। जय हिंद।